जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ईश्वर आपके साथ जीएस स्पेशल की एक नई क्लास को लेकर मैं यहाँ हाजिर हूँ। और इस क्लास में दरअसल हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं हमारे, तो हम उन क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो आरआरबी का अब तक ट्रेंड रहा है हमारा, कि भाई आप दरअसल क्या कीजिए, आरआरबी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर आप आरआरबी का कुछ बता दीजिए किस तरीके की, क्योंकि अभी डेट आनी पॉसिबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जीके के क्वेश्चन जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको हर जीके के क्वेश्चन की विश्लेषण बताते चलूँगा कि देखिए ये क्वेश्चन दरअसल कितना गहरा डला है, कैसे डला है, कहाँ से डला है। तो आप दरअसल ये देख रहे हो, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेट फर्स्ट जो 28/3 जो आप देख रहे हो, कि आप दरअसल ये देख रहे हो कि भाई 28/3/2016 को ये पेपर हुआ था। 28/3/2016 को शिफ्ट पहले का ये पेपर था। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की कि भाई हम ये देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन के, कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। अब पहला बात तो ये है कि जो भारत में कार्यकारी प्रमुख है वो माना जाता है किसको? प्रधानमंत्री जी को। कैसे माना जाता है प्रधानमंत्री जी को? मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, या जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएम, ये दरअसल क्या होते हैं, हमारी वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन ये वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ये जो राष्ट्रपति रहते हैं ये हमारे नाम मात्र की कार्यपालिका में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हमको यहाँ से ये पता चली कि प्रधानमंत्री जी जब हमारे कार्यकारी प्रमुख होते हैं तो इनकी नियुक्ति दरअसल संविधान के आर्टिकल 74 में होती है, और 75 में इनको राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, या 75 में ये लिखा गया है कि इनकी नियुक्ति, और 74 में ये लिखा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का एक मुखिया होगा जिसको प्रधानमंत्री बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि इसका आंसर प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। आप दरअसल कुछ मत कीजिए, आप ये देखिए कि इसके कार्यकारी प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। तो देखिए, अब क्या मैं आपको इधर बताते चल रहा हूँ कि इनको क्रॉस कैसे किया जाता है। देखो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का काम कार्यकारी प्रमुख नहीं रहता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का काम केवल रहता है न्याय दिलाना। जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं वो न्याय दिलाने का काम करते हैं। क्या का काम करते हैं? न्याय दिलाने का काम करते हैं। ठीक समझ में आते चल रहा आपको? चलिए, तो अपन चलते हैं अब थोड़े आगे की ओर। देखिए, ये जो इसी क्वेश्चन में राज्यपाल दिया हुआ है, जैसे मान के चलो राज्यपाल दिया हुआ है, तो राज्यपाल का प्रमुख काम क्या रहता है? राज्य की कार्यपालिका का देखना। अब राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हम ये देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो मैं आपको बता दूं, कोणार्क मंदिर का निर्माण दरअसल नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। अब नरसिंहदेव प्रथम कौन से? बी वाले ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हो, नरसिंहदेव प्रथम हमारे बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है ना। राजा कुलशुंगा अलग है, विष्णु गोपाल अलग है, महिपाल अलग है। तो नरसिंहदेव प्रथम ने दरअसल हमारा क्या किया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये कोणार्क का जो मंदिर है ये 13वीं सदी में बना है। कब बना है ये एक बात हमको पता चल रही है, ये 13वीं सदी में बना हुआ है, ठीक है ना। और ये कहाँ स्थित है? ये पुरी उड़ीसा में है। कहाँ पर? ये पुरी उड़ीसा में है। दो जानकारी हमको यहाँ पे मिली, पुरी उड़ीसा में है। चलिए, जब दो जानकारी हमको मिल गई है तो हमारा आंसर क्लियर हो गया है कि कोणार्क का मंदिर निर्माण किसने कराया? तो नरसिंहदेव ने कराया था। कब कराया था? 13वीं सदी में कराया था। कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा आने वाला है। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अब देखिए जरा, मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। इसका क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य ये है कि वह कौन सा इनमें से है जो एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अब देखो, इत्माद-उद-दौला का मकबरा भी एक मृत व्यक्ति का है, ताजमहल भी मृत व्यक्ति का है, बीबी का मकबरा भी एक मृत व्यक्ति का है। लेकिन इनमें से एक ही बच रहा है जिसको हम बोल रहे हैं चार मीनार। ये चार मीनार दरअसल ऐसा है जो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक हमारा नहीं है। और ये चार मीनार का निर्माण हमारा किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह कौन था? कुली कुतुब शाह हैदराबाद तेलंगाना का नवाब हुआ करता था। पहले की बात ये थी। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये स्थित कहाँ है? तो आप ये बता सकेंगे, वर्तमान तेलंगाना में स्थित है, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और कब बना था? तो 1591 में बना था ये, ठीक है। इतनी जानकारी हमको यहाँ से मिल गई है। चलो, अब इतनी जानकारी हमको यहाँ मिल गई है तो थोड़ा सा हम इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, बीबी का मकबरा क्या है? ये बीबी का मकबरा हमारा कहाँ पर स्थित है? ये बीबी का मकबरा हमारा स्थित है औरंगाबाद में। अच्छा,
ये औरंगाबाद में स्थित है। पहली चीज, औरंगाबाद से आप याद कर लीजिए कि ये किसने बनाया, औरंगजेब ने बनवाया। क्यों बनवाया, अपनी बीबी की याद में बनवाया। अच्छा, अपनी बीबी का मकबरा, बहुत ज्यादा प्रेम करता होगा अपनी बीबी से तो उसने बनवा दिया। तो कब बनवाया, तो 1679 में बनवाया। समझ में आया आपको। तो बीबी के मकबरा पे मैंने आपको चर्चा कर दी। चार मीनार कुल्लू कुतुब शाही ने बनवा दिया। अब आता है ताजमहल। ताजमहल बहुत ही फेमस और विश्व के अजूबों में से एक माना जाता है ताजमहल को। अब ये ताजमहल दरअसल क्या है, ताजमहल का निर्माण माना जाता है कि ताजमहल जो था वो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, ये शाहजहां ने बनवाया था। और इसका जो डेट बताया जाता है वो लगभग 1627 के आसपास की ये जो ताजमहल है वो 1632 के आसपास इसकी डेट बताई जाती है, जब शाहजहां क्या होता है, शाहजहां उत्तराधिकारी बनता है। और ये ताजमहल का अपनी बीबी या अपनी जो बीबी है मुमताज की याद में दरअसल ये क्या करता है, ये इसका निर्माण करवा देता है। ठीक है, एक चीज यहाँ ये याद रखने की जरूरत है कि अब ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो ये नहीं दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो ताजमहल के वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे, उस्ताद उस्ताद अहमद उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी दरअसल क्या थे, इस ताजमहल निर्माण के निर्माता थे। और बाद में इनके हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने, इतना कट्टर था ये। ठीक है, चलिए तो हमने ताजमहल पे चर्चा की, बीबी का मकबरा पे की, चार मीनार पे थे, और इत्माद उद्दौला पर भी हम चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। इत्माद उद्दौला पे हम चर्चा ऐसी कर लेते हैं कि ये इत्माद उद्दौला का मकबरा जो है वो हमारा ये ऐसा है कि इत्माद उद्दौला का निर्माण जो था वो 1627 में कराया था। और 1627 में किसने कराया था, तो नूरजहां ने कराया था। अब नूरजहां ने इसलिए कराया था कि ये मुगल काल उस समय चल रहा था 1627 में, और ऐसा माना जाता है कि ये मुगल मतलब मैं ये कहूँ कि ये मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत पहली ऐसी इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी। कैसा थी ये, पूरी की पूरी सफ़ेद संगमरमर से ये बनी हुई थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सफ़ेद संगमरमर से दरअसल ये बनाई गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 से 4 चीज़ें बता दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो इसका आंसर हमारा दरअसल क्या था, चार मीनार। ठीक है ना, मैंने इस तरीके के सारे डिस्कशन बता दिया है। अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, अपन चल रहे हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, और हम देख रहे हैं कि अब हम ये देखेंगे कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। अब देखिए सम्राट अशोक दरअसल किसके उत्तराधिकारी, तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो सम्राट अशोक दरअसल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बिंदुसार। क्या आ रहा है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के थे। अब यहाँ पर दरअसल ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं हमारे, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार हुआ। ठीक है ना, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो बिंदुसार के थे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इधर पे हमको इसका आंसर मिल गया बिंदुसार। चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे जब हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका का उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा क्या, प्रोटोजोआ। क्यों आएगा प्रोटोजोआ, क्योंकि जब आप कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। और ये जो एंथ्रोपोडा, एनिकोडर्म्स और एनिलिडा, इनकी क्या है, एक प्रजाति, इनका क्या है, इनका एक वर्ग चलता है, ये एक वर्ग में आ जाते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ, अमीबा, हिस्टोरिलिका, अमीबा, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, एक केंद्रक पाया जाता है। इधर से आप दरअसल ये याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। हम जब चलेंगे तो हम 6वें क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं कि हमें लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 अलेक्जेंडर आए हैं, एक आया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एक आया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है पेनिसिलिन की खोज। ठीक, पेनिसिलिन की खोज कब की इन्होंने, तो इन्होंने की 1928 में। समझ में आ गया आपको। अब 1928 में जब इन्होंने खोज की तो पेनिसिलिन की खोज की इन्होंने, तो ये एक कवक से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन, ये दवाइयों में यूज़ किया जाता है इनका। ठीक है ना, अब देखिए स्टीफन हॉकिंग्स ब्लैक होल की घटना से संबंधित है। अब देख लीजिए, हम आपको ऑप्शन कट करना, यदि आपने अच्छे से पढ़ी हुई है साइंस तो आपको ऑप्शन कट करते आसानी से बन जाएंगे कि ऑप्शन कट कैसे किए जाते हैं। अब देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने काय का निर्माण किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ये जो माइक्रोफोन अपन चलाते हैं ना, ये वाला माइक्रोफोन दरअसल हमारा है अलेक्जेंडर। कब किया था, तो ये किया था 1876 के आसपास किया था उन्होंने। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया पेनिसिलिन का खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो आप दरअसल याद करके चलिएगा इन सब की चीज़ों को
ठीक है। चलिए अपन चलते हैं अब नेक्स्ट अगले पार्ट की ओर। हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये देख लिए भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी में लागू हुआ तो हमने क्या कर डाला, 1991 में पहला संशोधन कर डाला। और पहला संशोधन जब हमने उनमें किया तो हमने क्या किया, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी। अब 9वीं अनुसूची हमने जब उसमें जोड़ी तो हमने क्या क्या किया, उसमें 9वीं अनुसूची में हमने क्या क्या कर डाला, उसमें कुछ संपत्ति के अधिकार को और मौलिक अधिकार को हमने क्या किया, उसमें विधि मतलब उसको संकुचित रखा। जैसे संपत्ति का जो अधिकार था उसको हमने उठा के 300 में लग दिया, क्योंकि वो एक मौलिक अधिकार था कि संपत्ति का अधिकार। अब भाई देखिए दरअसल क्या है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, तो ऐसा होता था कि भाई आर्थिक विसंगतियां आ रही थी। तो आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भारत को दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि उसमें उसका हमको ये किया जाए। आर्थिक रूप से विसंगतियाँ ये इतनी थी कि उसमें हमको क्या किया जाना चाहिए। हाँ, तो दरअसल हम ये पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो 1991 में किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1949 में हमारी अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है ना। और 1952-53 फिर लास्ट में हुआ था। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत के किस भाग से हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कई बार ये आया गया है। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी जो हमारा क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी हमारा जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का है। कुचिपुड़ी मैं आपसे बोलूँ, ये जो कुचिपुड़ी नाम का है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। सॉरी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। समझ में आ गया। तमिलनाडु में भरतनाट्यम प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में जो है वो लवड़ी तमाशा मोनी बाकी सारे प्रसिद्ध है। लेकिन कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में एक भरतनाट्यम और उड़ीसा का बहुत फेमस नाट्य है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। अब चलते हैं हम आगे, आपको ये समझ में आता चल रहा होगा। हम चलते हैं आगे की ओर। हम देख रहे हैं किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही फेमस नदियों में से एक नदी है जिसको हमने बोला है दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है इसे कहा जाता है बंगाल का शोक। ठीक है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने मार्ग परिवर्तित करती है, बालू पंकड़ छोड़ती है। बंगाल का इसको शोक कहा दिया जाता है क्योंकि ये बीच बंगाल से बहती हुई बहुत सारे जनतंत्र की हानि करती है। इस कारण से इसको क्या बोल दिया गया, हमने इस कारण से इसको बोल दिया गया बंगाल का शोक। समझ में आ रहा है आपको, बंगाल का शोक हमने इसको बोला, बंगाल का शोक। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर उधर से निकली हुई है और पूरा का पूरा असम को देखते हुए वहाँ गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बीच से निकली हुई है बंगाल के, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंटों में से एक है। हुगली नदी भी महत्वपूर्ण है। भागीरथी जो है वो अलकनंदा और उसकी सहायक नदियां मिलकर गंगा का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, तो बंगाल का शोक किसे कहा हमने, बंगाल का शोक हमने किसे कहा, दामोदर नदी को कहा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन अगली ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है मेरे भाई, थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है गैलीलियो गैली को। समझ में आया कि इन्होंने पहली बार थर्मोस्कोप नाम की कोई चीज़ बनाई, गैलीलियो गैली ने। ठीक है ना, तो गैलीलियो गैली ने लगभग 1593 के आसपास बनाया था। अब देखिए इधर से आप निकाल लीजिए क्वेश्चन को कैसे अलग किया जाता है। कोपरनिकस ने क्या किया, कोपरनिकस ने कुछ नहीं किया, सौरमंडल के कुछ ग्रहों सौरमंडल का उन्होंने कुछ बताया था कोपरनिकस ने। ठीक है ना, कि किस तरीके से सौरमंडल की चीज़ें हैं। ठीक है ना, अब देखो जो आइजैक न्यूटन है हमारे, इन आइजैक न्यूटन ने कुछ नहीं किया था। आइजैक न्यूटन ने गति और बल के नियम दिए थे। आप ये भी जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन बहुत फेमस थे, जिन्होंने एक सेब को ऊपर से गिरते हुए बताया कि भाई धरती पर क्या होता है, धरती पर गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण का बल जब होता है तो गुरुत्वाकर्षण का बल जब भी होता है तो ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने बताया भाई, सर आइजैक न्यूटन ने बताया। अब ये जो केपलर थे ना, ये केपलर कुछ नहीं थे, ये केपलर ने ग्रहों की गति का नियम बताया था, इन केपलर ने। तो ऐसा है कि यदि आपने अच्छे से साइंस वाइंस पढ़ा हुआ है तो सारी की सारी चीज़ें आप अलग अलग कर सकते हैं। मैं सब कुछ धीरे धीरे चालू करूँगा। अभी हमारी ये जीएस स्पेशल की सीरीज चल रही है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारा आ रहा है क्या, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो आप सबको पता है भाई, ये क्वेश्चन तो ऐसा है, इंडिविजुअल है कि छोटे से छोटा लड़का बता देगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हमने एक बहुत फेमस कहानी सुनी है कि पड़ी नदी विकट अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। तो ये राणा का जो घोड़ा था वो बहुत ही बहादुर घोड़ों में से एक था। बहुत ही मैं बोलूँ उसमें इतनी ज़्यादा समझने की शक्ति थी कि मानवों जैसा व्यवहार करता था वो महाराणा प्रताप के साथ, है ना। तो
इस कारण से महाराणा प्रताप बहुत फेमस हुए युद्ध में। और महाराणा प्रताप का एक युद्ध भी फेमस होता है ना, वो फेमस हम देखते हैं कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा वर्सेस अकबर के बीच होता है, ठीक है ना। तो 2-3 चीज़ें लिंक करके चलिएगा आप। यही इसी युद्ध में इसी युद्ध में थोड़ी सी महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ता है, और वो फिर कुछ जंगल में घास की रोटियां भी खानी पड़ती हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास में हमको देखनी है, तो हम चलेंगे उनको। अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन का आया है वो क्या है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंध है। तो कर्णम मल्लेश्वरी भाई आप देख रहे हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हमने देखा है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है अपने वो भार उठाने या वेट लिफ्टिंग का उठाती हैं कर्णम मल्लेश्वरी, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। टेनिस हमारी सानिया मिर्जा खेलती हैं, व्यायाम का अलग पार्ट है, तैराकी में हमारे कुछ चीज़ फेमस हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है रॉलेट एक्ट। हमारा रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 याद रखिए, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था। अब देख लीजिए आप, 19 अप्रैल 1919 को जब रॉलेट एक्ट पास किया गया मित्रों, तो उसमें हुआ क्या कि ये जो एक्ट था इसको बोला गया काला कानून। क्या बोला गया इसको हमने बोला काला कानून। किसको? रॉलेट एक्ट को, कि ना वकील ना दलील ना जलील, और सीधा कहाँ डाल दिए जाओगे? जेल में डाल दिए जाओगे। इसी कारण इसका विरोध हुआ, और जब इसका विरोध हुआ तो एक बहुत बड़े सत्याग्रह के रूप में ये उभर के सामने आया। तो दोस्तों हम आधुनिक भारत में ये सब चीज़ें कवर करेंगे। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहेंगे आप, तो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कराते चलूँगा। चलिए, तो आगे चलने से पहले हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ चुके हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ये क्वेश्चन है कि हमारे चंद्रमा पे चक्कर लगाने वाला पहला कौन सा था। तो चंद्रमा पे चक्कर लगाने वाला जो था वो था हमारा क्या? लूना 10। अब देखिए लूना 10 क्या है? हमारा चंद्रमा पे चक्कर लगाने वाला पहला क्या है? उपग्रह है। अब लूना 2 अलग है। अपोलो 11 से आपको याद आ रहा है कि हमारे अपोलो 11 में क्या था कि जो पहले जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग, आपको याद है कि जो नील आर्मस्ट्रांग नाम के जो व्यक्ति थे वो पहली बार उन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा हुआ था। नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन से वो गए थे। क्लियर हो रहा है आपको? अब यहीं से एक चीज़ आप देख लीजिए, एक स्पुतनिक का भी आपको याद होगा कि ये जो स्पुतनिक 11 है वो एक अंतरिक्ष था। स्पुतनिक 11 जो क्या हुआ था, एक लाइका नाम की कुतिया को लेके गया था अंतरिक्ष में। वो जीवित रहेगी लेकिन वो मर गई थी, वो जिंदा नहीं रह पाई थी, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन तक मेरे हिसाब से आपको बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मित्रों। तो अब हम आपको चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे, जो दिया हुआ है किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। ये बॉक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें, तो इसका आंसर है एवंड होलीफील्ड, इसका आंसर है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ नहीं किया है, आज मैंने आपको केवल 15 क्वेश्चन की सीरीज लगाई हुई है। इन 15 क्वेश्चन में मैंने बेहद डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे 15 क्वेश्चनों का मैंने आपको क्या किया, वर्णन करा है। आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि आप 15 से 20 या 20 से 50 क्वेश्चन पढ़ने के लिए ओल्ड क्वेश्चन जीएस के तैयार करेंगे। इसमें होगा क्या, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहीं पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई कोई भी पेपर होता है उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम जीएस को तैयार करते हैं। जीएस अथाह है, हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम तैयार करके चलेंगे तो डेफिनेटली हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा, और हम जीएस में से पूरे नंबर लाने की गुंजाइश भी रखेंगे। तो आपको समझ में आता चल रहा है ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं, तो एग्ज़ाम में जो गलतियां हम लोग करके आए वो उनसे हम सिखा देंगे आप लोगों को। तो मैं आपको मिलूंगा दोस्तों हमारे इस आरआरबी एनटीपीसी या ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सेकंड सीरीज में। आप जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको फर्स्ट सीरीज कैसी लगी, तो सेकंड सीरीज आपको आपके समक्ष बिल्कुल मैं पेश करूंगा, और इतने ही सॉल्यूशन के साथ पूरे के पूरे विश्लेषण के साथ मैं आपको क्रॉस विश्लेषण बताऊंगा पूरे क्वेश्चनों का, कि क्वेश्चनों का विश्लेषण क्या है, उनका स्तर क्या है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो